1137 को इराक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ बिन अयूब था, जिसे आज हम सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानते हैं। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था, जो उस वक्त ज़ेंगिड डायनेस्टी के मिलिट्री लीडर थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना बचपन बाल्बेक और दमास्कस में गुजारा, जहां उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, जैसा कि पोएट्री, फिलोसफी और रिलीजियस नॉलेज हासिल की। सलाहुद्दीन अयूबी बचपन से ही अपने चचा नूरुद्दीन ज़ंगी से बहुत इंस्पायर थे, जो उस वक्त सीरिया के रूलर थे और क्रूसेडर्स के खिलाफ थे। नूरुद्दीन ज़ंगी पूरी मुसलमान उम्मत को यूनाइट करना चाहते थे। उस वक्त फातिमी खिलाफत इजिप्ट पर रूल कर रही थी, जो कि शिया मुसलमान थे और वो 10th सेंचुरी से हुकूमत करते आ रहे थे। लेकिन अब जाकर इनकी हुकूमत कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी, और इसी दौरान क्रूसेडर्स फिलिस्तीन और सीरिया जैसी स्टेट्स पर अपना कंट्रोल जमा रहे थे। वही सीरिया में ज़ेंगिड डायनेस्टी, जो कि नूरुद्दीन ज़ंगी के अंडर थी, इजिप्ट पर अपनी ताकत बढ़ाने और मुसलमानों को यूनाइट करने में मसरूफ थी। नूरुद्दीन इजिप्ट को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, क्योंकि इजिप्ट एक बहुत ही रिच और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी था, जो क्रूसेडर्स के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत जरूरी था। 1160 में सलाहुद्दीन के एक और चचा असदुद्दीन शिरकू, जो नूरुद्दीन ज़ंगी के जनरल थे, इन्हें एक फौज के साथ इजिप्ट भेजा गया, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के चीफ मिनिस्टर शावर की ताकत खतरे में थी। इनके दुश्मन इनको खत्म करना चाहते थे। इसी वजह से शावर ने नूरुद्दीन से मदद मांगी, जिसके बाद नूरुद्दीन ने शिरकू को एक फौज के साथ इजिप्ट भेजा ताकि शावर की मदद हो सके और इजिप्ट पर ज़ेंगिड डायनेस्टी का इम्पैक्ट बढ़ सके। उस वक्त सलाहुद्दीन की उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो सलाहुद्दीन ने अपने चचा शिरकू के साथ ये फौज ज्वाइन की और वो इस फौज के कमांडर बन गए। ये सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी की पहली जंग थी, जिससे उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज इजिप्ट में एंटर हुई, इनकी फौज का सामना दिरघम के साथ हुआ, जो बिलबाइस शहर को डिफेंड कर रहा था। सलाहुद्दीन की फौज ने इस शहर को सीज कर लिया और 3 महीनों तक इस शहर को घेरे में रखा। इसी दौरान दिरघम की मदद करने के लिए क्रूसेडर्स भी वहां पहुंच गए, जिनका लीडर अमलरिक था। अब सलाहुद्दीन की फौज के सामने 2 खतरे थे, एक दिरघम जो शहर को डिफेंड कर रहा था, और दूसरा क्रूसेडर्स जो दिरघम की मदद के लिए आए थे। इसके बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी की फौज शहर में एंटर हो गई और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और दिरघम को कत्ल कर दिया। इसके बाद शावर दोबारा से वजीर बन गया, लेकिन सलाहुद्दीन के चचा शिरकू की इस कामयाबी को देखकर शावर को अपनी ताकत खतरे में नजर आने लगी। इसे लगा कि कहीं शिरकू इसी की ताकत पर कब्जा न कर ले, तो इसने शिरकू को धोखा देकर क्रूसेडर्स के साथ मिलने का फैसला किया। इसने अमालरिक, जो कि यरूशलेम का बादशाह था, इसके साथ हाथ मिला लिया, वही अमालरिक जो इसके खिलाफ आया था। आखिरकार 1160 को शावर और शिरकू के दरमियान हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि शावर इजिप्ट में ज़ेंगिड डायनेस्टी का इम्पैक्ट बढ़ता देखकर इसके खिलाफ हो गया। ये देखकर शिरकू ने शावर को खत्म करके इजिप्ट को नूरुद्दीन के अंडर लाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शिरकू ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया और खुद दरमियानी हिस्से को लीड करने लगा, जबकि सलाहुद्दीन अयूबी साइड वाले किसी एक हिस्से को लीड करने लगा। दोनों फौजों के दरमियान जंग हजाब के मुकाम पर हुई। हालांकि शिरकू की फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन इनकी वॉर टैक्टिक्स की वजह से वो ये जंग जीत गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपनी फौज के साथ बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। इस जंग के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को जंग लड़ने का काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। शिरकू और सलाहुद्दीन अयूबी की इस जीत के बावजूद वो इजिप्ट पर अपना कंट्रोल कायम नहीं कर पाए, तो 1 साल बाद शिरकू ने दोबारा इजिप्ट पर हमला किया। इस वक्त तक इजिप्ट पर क्रूसेडर्स का कंट्रोल था। जब नूरुद्दीन ज़ंगी ने ये देखा, तो वो जान गया कि अब उसे इजिप्ट को अपने कंट्रोल में लाना होगा। इसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक बड़ी फौज भेजी और फिर शिरकू फौज के साथ कायरो पहुंच गया, जो इजिप्ट का कैपिटल था। वहां पहुंचकर क्रूसेडर्स को जंग में हरा दिया। जब शावर ने ये देखा, तो वो जान गया कि अब शिरकू इजिप्ट पर कब्जा कर लेगा। इस वजह से इसने फिर सरेंडर कर दिया।
लेकिन शिरकों को इस पर यकीन नहीं था क्योंकि शावर ने पिछली बार इन्हें धोखा दिया था। इस वजह से इसको कत्ल करवा दिया गया। इसके कुछ अरसे बाद शिरकों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वजीर बना दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक वजीर रहा और इसने अपनी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग किया। इसने इजिप्ट की फौज के साथ अपने रिलेशंस बेहतर किए और फातिमी खिलाफत के साथ भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए। जाहिरी तौर पर सलाहुद्दीन फातिमी खलीफा के साथ था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सुन्नी फिरके को प्रमोट कर रहा था, जबकि फातिमी खिलाफत एक शिया डायनेस्टी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कायरो में शिया स्कॉलर्स को हटा दिया जो इसके वफादार थे और इनकी जगह सुन्नी स्कॉलर्स को लगा दिया, और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी शिया स्कॉलर्स को खत्म करने लगा, जिससे फातिमी खिलाफत कमजोर होने लगी। इसी वक्त इसने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीरिया से अपने कुर्दिश सपोर्टर्स के साथ मिलकर फौज तैयार की। सलाहुद्दीन बस एक मौके का इंतजार कर रहा था जब वो अपना आखिरी वार करे। इसी वजह से इसने सिर्फ दिखावे के लिए फातिमी खिलाफत के साथ रिलेशंस कायम रखे। फिर फातिमी खलीफा अलादीद बीमार हो गए, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक मौका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बगदाद की अब्बासी खिलाफत का सपोर्ट हासिल था। बगदाद उस वक्त सुन्नी फिरके का सेंटर था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना आखिरी वार किया जब फातिमी खलीफा अलादीद बेड पर मौत से लड़ रहा था। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जुमे के खुतबे में फातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा का नाम लिया, जिससे फातिमी खिलाफत का ऑफिशियली एंड हो गया। फातिमी खलीफा अलादीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वैसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सब बड़ी प्लानिंग के साथ किया था। इसने पूरे इजिप्ट की फौज और पॉलिटिक्स पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। इसने फातिमी ऑफिशियल्स को हटाकर इनकी जगह अपने लोगों को लगा दिया और इस तरह फातिमी खिलाफत का खात्मा हो गया, जो पिछले 200 सालों से रूल कर रही थी। इससे सलाहुद्दीन अय्यूबी की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और इस तरह इसने इजिप्ट में शिया इस्लाम को छोड़कर सुन्नी इस्लाम को प्रमोट करना शुरू किया। इसके 3 साल बाद नूरुद्दीन जंगी की मौत हो गई, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी को आजादी मिल गई। अब वो अपने दम पर फैसले कर सकता था। नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद इसका बेटा इस्माइल उसका सक्सेसर बना, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नूरुद्दीन की मौत के बाद सीरिया टुकड़ों में बट गया, क्योंकि हर कोई ताकत हासिल करना चाहता था। सलाहुद्दीन, जो कि इजिप्ट का पावरफुल रूलर बन चुका था, इसने खुद को नूरुद्दीन जंगी का सक्सेसर कहना शुरू कर दिया। इस वजह से 1174 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमास्कस पहुंच गया ताकि शहर को अपने कंट्रोल में ले सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमास्कस और दूसरे सीरियन सिटीज के साथ डील्स करके इन्हें अपने साथ मिला लिया। बहुत से लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अलेपो शहर पर कब्जा करना था, क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस शहर को नेगोशिएशंस के जरिए अपने अंडर लाने की कोशिश की। वो नेगोशिएशंस करने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ अलेपो पहुंच गया और इसने इस शहर को सीज कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक पावरफुल आर्मी थी, लेकिन इस शहर पर हमला करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को कई दिनों तक सीज किए रखा ताकि ये लोग हथियार डाल दें। इसी दौरान इसने दोबारा नेगोशिएशंस करने की कोशिश की और इस्माइल से कहा कि वो इसके साथ डील कर ले ताकि वो मिलकर क्रूसेडर्स को खत्म कर सके। 1184 में इस्माइल को ये एहसास हुआ कि वो मजीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग नहीं कर सकता, तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलेपो शहर को भी फतह कर लिया, जो कि इसकी एक बड़ी कामयाबी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर मौसल के रूलर इमामुद्दीन जंगी को अपनी पोजीशन खतरे में नजर आने लगी। इसलिए इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंडर इजिप्ट, दमास्कस और अलेपो जैसे शहर आ गए थे, लेकिन मौसल अभी भी इसके खिलाफ था। इस वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौजें मौसल की तरफ भेजी ताकि इनके इलाकों पर हमला किया जा सके, लेकिन मौसल के पास भी एक स्ट्रॉन्ग फौज थी और कई मुसलमानों का सपोर्ट हासिल था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने लिए खतरा समझते थे, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज कामयाब नहीं हो सकी। कुछ
साल बाद दोनों को एहसास हुआ कि जंग से सिवाय खून के कुछ हासिल नहीं होगा। ये वो वक्त था जब क्रूसेडर्स मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खतरा बनते जा रहे थे। इस वजह से दोनों के दरमियान एक डील हुई जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक और जीत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरू से ही क्रूसेडर्स को खत्म करना चाहता था क्योंकि उस वक्त यरूशलेम क्रूसेडर्स के कब्जे में था जो कि क्रिश्चियंस थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी मुसलमान उम्मत को यूनाइट करना चाहता था ताकि वो क्रूसेडर्स को खत्म कर सके और यरूशलेम वापस मुसलमानों के कब्जे में आ सके। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तकरीबन पूरी उम्मत को एक साथ जोड़ लिया था और फिर 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट, सीरिया और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी, जबकि क्रूसेडर्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स के इलाकों पर हमला किया, जिसे देखकर इनके बादशाह लुसिनियन ने यहाँ से पीछे हटने और टिबेरियस जाने का फैसला किया ताकि वहां जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला कर सके। जबकि इनकी फौज के कई कमांडर्स ने इन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो फिर भी पीछे हट गए। सलाहुद्दीन की फौज ने इन्हें रेगिस्तान में घेर लिया और इनका पानी बंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन पर तीरों से हमला किया और आसपास की घास को आग लगा दी, जिससे क्रूसेडर्स कंफ्यूज हो गए और वो पहले ही रेगिस्तान में प्यास से थक चुके थे। शाम तक क्रूसेडर्स की फौज पूरी तरह हार के करीब पहुंच चुकी थी। इनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे और इनके बादशाह लुसिनियन और दूसरे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे सलाहुद्दीन ने ये जंग जीत ली और इसने कैदियों के साथ भी अच्छा बिहेव किया। इस जंग के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ इन शहरों को अपने अंडर लिया जो पहले क्रूसेडर्स के कब्जे में थे। इसके बाद 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ यरूशलेम को घेर लिया। ये शहर स्ट्रॉन्ग दीवारों से महफूज था और इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फौज थी जिसको लीड बालियान नामी शख्स कर रहा था। बालियान ने सलाहुद्दीन से रिक्वेस्ट की कि वो शहर में मौजूद तमाम शहरियों को जाने दे और इसके बाद चाहे शहर पर कब्जा कर ले। सलाहुद्दीन ने इसको इजाजत दे दी, जिसके बाद शहर को सीज कर लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर की दीवारों पर हमला किया, लेकिन दीवारें नहीं टूट सकी। फिर 2 हफ्तों के बाद बालियान को अंदाजा हो गया कि अब ये दीवारें ज्यादा देर तक इन्हें बचा नहीं सकती और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हें वैसे ही कत्ल करेगा जैसे हम क्रूसेडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों को कत्ल किया था जब यरूशलेम फतह किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें ऑफर की कि वो हथियार डाल दें, हमें बस यरूशलेम चाहिए और हम किसी को भी कत्ल नहीं करेंगे। जिसके बाद बालियान ने हथियार डाल दिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इन्हें पीसफुली शहर छोड़ने दिया। इस शहर को फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रिश्चियंस के किसी भी चर्च को नहीं तोड़ा और इस तरह यरूशलेम, जो मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वो दोबारा मुसलमानों के अंडर आ गया। जब ये खबर यूरोप पहुंची तो पूरे यूरोप में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यरूशलेम पिछले 90 सालों से क्रिश्चियंस के कब्जे में था। लेकिन अब वो दोबारा मुसलमानों के अंडर आ चुका था, जो क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। इसलिए अक्टूबर 1187 में क्रिश्चियंस के पॉप ने फतवा दिया कि यरूशलेम की ये हार क्रिश्चियंस के गुनाहों की सजा है और इसने उस वक्त के यूरोपियन रूलर्स पर जोर दिया कि वो सब मिलकर यरूशलेम को दोबारा फतह करें। ये सुनकर यूरोप के कई बड़े रूलर सामने आए, जैसे कि रिचर्ड, फिलिप और फ्रेडरिक, जिनमें से सबसे पावरफुल रूलर फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम की तरफ रवाना हुआ, लेकिन 1190 में फ्रेडरिक सलेफ रिवर को पार करते हुए डूबकर मर गया, जिसे देखकर इसकी फौज टुकड़ों में बट गई और बहुत से सोल्जर्स वापस अपने घरों को चले गए, क्योंकि अब इनका लीडर मर चुका था। इसके बाद बाकी के 2 रूलर रिचर्ड और फिलिप ने एक बड़ी फौज तैयार की और वो यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने रास्ते में साइप्रस शहर को फतह कर लिया, जिसके बाद ये क्रूसेडर्स का एक इम्पोर्टेंट बेस बन चुका था। इसके बाद वो एकर शहर पहुंचे, जहां क्रूसेडर्स पिछले 2 सालों से इस शहर को सीज किए हुए थे। ये शहर मुसलमानों के अंडर था, जो कि यरूशलेम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था।
क्योंकि यही से यरूशलेम का सारा ट्रेड होता था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसका पता चला तो उसने अपनी फौज इस शहर की तरफ भेजी और उसकी फौज ने क्रूसेडर्स को हर तरफ से घेर लिया, जबकि क्रूसेडर्स पहले से ही इस शहर को सीज किए हुए थे। इसके बाद ये सीज 2 साल तक चला और दोनों फौजों में से कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर सकी। इन 2 सालों में दोनों फौजें बीमारी, भूख और लड़ाई की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी, जबकि कई सोल्जर्स तो बीमारी से ही मर चुके थे। लेकिन अब रिचर्ड और फिलिप अपनी फौज के साथ यहाँ पहुंच चुके थे, तो इससे क्रूसेडर्स की ताकत और बढ़ चुकी थी। अब इनकी फौज ने इस शहर की दीवारों को तोड़ दिया, जिसके बाद इस शहर ने हथियार डाल दिए और फिर ये क्रूसेडर्स के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद क्रूसेडर्स ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से अपने कैदी और अपना क्रॉस वापस मांगा, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह करने से पहले कब्जे में लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी शर्तें नहीं मानी, जिसका बदला लेने के लिए क्रूसेडर्स ने 2700 मुसलमानों को कत्ल किया, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक वार्निंग थी। एकर शहर को फतह करने के बाद क्रूसेडर्स जफा शहर की तरफ रवाना हो गए, जो कि यरूशलेम के करीब था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसका पता चला तो इसने इन्हें रोकने के लिए अपनी फौज भेजी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने क्रूसेडर्स को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी क्रूसेडर्स सितंबर 1191 में आरसफ नामी जगह पर पहुंच गए, जो जफा शहर के करीब थी। इस पॉइंट पर पहुंचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने पूरी ताकत के साथ क्रूसेडर्स की बैक साइड पर हमला किया, जिसे देखकर फौज के पीछे वाले सोल्जर्स ने रिचर्ड से फौज का पूरा कंट्रोल मांगा। रिचर्ड ने इन्हें पूरी फौज का चार्ज दे दिया, जिसके बाद क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला करके इन्हें टुकड़ों में बांट दिया और इस तरह मुसलमान हारने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मुसलमानों को इस हालत में देखा तो इसने मुसलमानों को जंग से वापस बुला लिया, जिससे क्रूसेडर्स ने ये जंग भी जीत ली। इसके बाद क्रूसेडर्स ने जफा शहर पहुंचकर इसे भी फतह कर लिया। क्रूसेडर्स एक के बाद एक जंग जीत रहे थे और अब क्रूसेडर्स यरूशलेम पहुंच गए। रिचर्ड को ये रियलाइज हुआ कि यरूशलेम पर हमला करना इनके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनके पास सप्लाई की कमी है और अगर उन्होंने यरूशलेम को फतह करने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकी सप्लाई काट देगा, इसलिए इसने हमला नहीं किया। फिर कई दिनों के बाद दोनों फौजों को ये रियलाइज हुआ कि जंग का कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहेगा, लेकिन क्रिश्चियंस भी फ्रीली यरूशलेम आ सकेंगे। ये अग्रीमेंट करने के बाद क्रूसेडर्स वापस चले गए और इस तरह यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहा। लेकिन इसके 1 साल बाद 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। और ये थी कहानी इस दुनिया के एक बेहतरीन कमांडर की।